गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ट्री इन्फोटेक। तो मैं हूँ आस्था, आपकी साइंस की टीचर, और हम कर रहे हैं भौतिकी विज्ञान यानी कि फिज़िक्स। तो भौतिकी विज्ञान के अंदर आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट। तो प्रकाश चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम हीट का चैप्टर यानी कि ऊष्मा का चैप्टर कर चुके हैं। तो आज जो नया चैप्टर है वो है प्रकाश, इंग्लिश में लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या है, किस तरह से इसमें अलग अलग तरह के फिनोमेना होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि प्रकाश के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें हमें पता हो। ठीक है, तो वैसे बोला जाए तो प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश वो चीज़ है जिससे हम देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश किसी चीज़ पे पड़ती है। ठीक है, और उसमें जिस भी चीज़ पे प्रकाश पड़ती है, ठीक है, उसमें से कुछ प्रकाश जो है वो चीज़ अपने अंदर ग्रहण करती है और कुछ को वापस फेंकती है। और जो प्रकाश कोई भी चीज़ वापस फेंकती है वही प्रकाश हमारी आंखों में आके हमें चीज़ों को देखने लायक करती है। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसके कुछ चीज़ें, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, सबसे पहला है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है कि हमारे प्रकाश की चाल क्या है या प्रकाश की वेग कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। ठीक है, तो ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की वेग कितनी है, 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। बहुत बार इसको एग्ज़ाम्स के अंदर इसलिए पूछा जाता है क्योंकि प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। अगर हम बोले हमारे पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे तेज़ है, जिसकी चाल सबसे तेज़ है, तो वो है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश एक ऐसी चीज़ है जिसकी चाल जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक है और आज तक प्रकाश से ज़्यादा तेज़ किसी की भी चाल नहीं है। तो अक्सर एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में किस चीज़ की चाल सबसे ज़्यादा है, तो प्रकाश की चाल या प्रकाश की गति सबसे अधिक है। ठीक है, और इसी वजह से आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि कितनी है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला है प्रकाश जब किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति बदलती है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि प्रकाश जब भी किसी माध्यम में जाएगी तो उसकी गति बदलेगी। हमें ये पता है कि प्रकाश की गति जो है वो सबसे तेज़ है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकाश की गति हर जगह एक जैसी रहती है, नहीं, प्रकाश की गति बदलती है। जैसे जैसे माध्यम बदलता है प्रकाश की गति भी बदलती है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि प्रकाश जब किसी माध्यम में जाता है, ठीक है, मान लीजिए प्रकाश जो है वो द्रव से ठोस वस्तु के अंदर गया है, या प्रकाश जो है वो हवा से आके किसी तरल चीज़ के अंदर गया है, तो उसकी जो गति है ना, ये जो गति है वो बदल जाती है। ठीक है, तो अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रकाश की गति क्या हर जगह एक जैसी रहती है, तो नहीं, प्रकाश की गति बदलती रहती है जैसे जैसे माध्यम बदलेगा। माध्यम कितने हैं हमारे पास, 3 माध्यम है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, तरल और गैस। तो जैसे जैसे अगर कभी भी आपका प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जा रहा है तो आपकी जो स्पीड है, उसकी जो गति है वो बदल जाती है। ठीक है, अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात यानी कि इंग्लिश में वैक्यूम में होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश की गति सबसे तेज किस में है, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, निर्वात, निर्वात, ठोस, तरल और गैस। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे नीचे। तो सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश की गति जो है वो निर्वात के अंदर होती है। निर्वात कहाँ है, जहाँ कुछ भी ना हो, जहाँ कुछ भी ना हो उसको निर्वात बोलते हैं, वैक्यूम। ना जहाँ पे एयर है वहाँ ना तरल है ना कोई गैस है, जहाँ कुछ भी ना हो उस जगह को बोलते हैं निर्वात, बिल्कुल खाली जगह पे। तो प्रकाश जो है उसकी गति सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, जहाँ कुछ भी ना हो। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसा क्यों है। ठीक है,
फिलहाल कि प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। ठीक है, क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तो हवा में यानी कि गैस में, गैस से भी कम जो है वो होती है तरल में यानी कि लिक्विड में, और सबसे कम जो है वो किस में होती है, ठोस में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में है, वैक्यूम में, और सबसे कम किस में है, तो ठोस में। ठीक है, ठोस चीज़ों में प्रकाश बहुत मुश्किल से अंदर जाती है। ठीक है, खुद भी आपने देखा होगा कि किसी ठोस वस्तु के अंदर प्रकाश नहीं जा पाता है। ठीक है, इसलिए ठोस वस्तु में प्रकाश की गति सबसे कम हो जाती है और सबसे ज़्यादा ये वैक्यूम में रहती है। उसके बाद प्रकाश की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, हर चीज़ की अपनी एक नेचर होती है, वैसे ही प्रकाश की भी एक नेचर है। तो प्रकाश की जो नेचर है, जो प्रकाश की जो प्रकृति है, वो दो तरह की है। ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे ड्यूल नेचर। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रकाश की प्रकृति किस तरह की है। ठीक है, प्रकाश की नेचर कैसी है, तो प्रकाश दो तरह की नेचर दिखाता है। ठीक है, उसके दो साइड हैं प्रकाश के भी। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो वो है, एक तो है कण और एक है तरंग। ठीक है, कहने का मतलब है प्रकाश का जो प्रकृति है या प्रकाश की जो नेचर है वो दो तरह की है, एक तो कण की तरह और दूसरी तरंग की तरह। मतलब कहीं कहीं तो प्रकाश एक कण की तरह अपना जो बिहेव करता है और कभी कभी प्रकाश जो है एक तरंग की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इंग्लिश में पार्टिकल और वेव्स। तो हम ये नहीं बोल सकते कि प्रकाश सिर्फ एक कण है, कि कण की तरह प्रकाश होता है, नहीं, प्रकाश कण तो है लेकिन साथ में तरंगे भी है। ठीक है, तो प्रकाश के पास दो तरह का जो है प्रकृति, इनकी नेचर होती है, कण की और तरंग की। क्वेश्चन आता है आपके पास, ऊपर आपको लिख के आएगा कि प्रकाश की प्रकृति किस तरह की है। ऑप्शन ए कण, ऑप्शन बी तरंग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो प्रकाश की जो प्रकृति है वो कैसी है, कण की तरह भी है और तरंग की तरह भी है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलो ये तो ठीक है कि प्रकाश कण भी है और तरंग भी है, लेकिन और कई बार आपसे डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकाश एक तरंग है, लेकिन किस तरह की तरंग है, प्रकाश किस तरह की तरंगे हैं। वेव समझते हो, वेव्स, तो प्रकाश किस तरह की तरंगे हैं, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ बनता है और इसका आंसर है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश जो है वो किस तरह की तरंगे हैं, तो प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उस तरह से बिहेव ये करती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए सारे फैक्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रकाश की गति सबसे अधिक है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। प्रकाश की गति कैसी है, सबसे ज़्यादा तेज। प्रकाश से ज़्यादा तेज कोई भी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बिजली भी आती है तो पहले क्या होता है, पहले बिजली कड़कती है, उसके बाद जो है वो लाइट आती, उसके बाद जो है उसकी आवाज़ आती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट की गति जो है ना, प्रकाश की गति वो बहुत तेज है। प्रकाश पहले आ जाता है और उसकी जो साउंड है, आवाज़ है, वो क्या आती है, लेट आती है। तो प्रकाश की गति सबसे अधिक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि प्रकाश की गति अधिक है लेकिन कितनी है, तो ये है 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरी चीज़ ही, प्रकाश जब किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदलती है। ठीक है, जैसे जैसे माध्यम बदलेगा, जैसे जैसे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाएगी तो उसकी गति जो है वो बदल जाएगी। ठीक है, प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। ठीक है, निर्वात जहाँ कुछ भी ना हो, जो बिल्कुल खाली हो, ना वहाँ सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, तो वहाँ पे प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद हवा में, फिर तरल में और सबसे कम ठोस वस्तुओं में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा वैक्यूम, फिर एयर यानी कि हवा में, फिर लिक्विड में और सबसे कम किस में होती है, ठोस चीज़ों में।
ठीक है। अगला है प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट कैसी है? दो तरह की, द्वि प्रकृति है इसकी, ड्यूल नेचर है, ठीक है। और वो दो तरह का नेचर कौन कौन सा है? एक तो प्रकाश जो है वो कण है और दूसरा प्रकाश क्या है? तरंगे हैं। तो पार्टिकल और वेव्स दोनों ही जो है प्रकाश है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था कि प्रकाश किस तरह की तरंगे हैं? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे आप अपने पास लिखिए, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि तरंगे होती क्या है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बोला, देखो तरंगे जो है, तरंगे दो तरह की होती है। एक होती है यांत्रिक तरंगे और दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे यांत्रिक तरंगों को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स और विद्युत चुंबकीय तरंगों को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो तरंगे दो तरह की होती है, ठीक है। एक तरह की तरंगे होती है जिनका नाम है यांत्रिक तरंगे और दूसरी तरंगे हैं उन्हें बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब यांत्रिक तरंगे कौन सी तरंगे होती है? तो यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। माध्यम आपको पता है, तीन माध्यम है हमारे पास, ठोस, तरल और गैस। तो अगर इन तीन माध्यम में से कोई माध्यम हो तो यांत्रिक तरंगे तभी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, वरना ये नहीं जा सकती हैं, ठीक है। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं कि यांत्रिक तरंगे वो तरंगे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और उससे ठीक उल्टी जो है वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी तरंगे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप यहाँ पूरा लिख लेंगे कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो तरंगे यानी कि वेव्स आपकी जो है वो दो तरह की पाई जाती हैं। तरंगे दो तरह की होती है, एक होती है यांत्रिक तरंगे और एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती है जिन्हें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उन्हें क्या चाहिए? एक माध्यम कोई भी हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी माध्यम हो यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं, ऐसी तरंगे हैं जिन्हें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और अभी हमने लाइट के बारे में क्या पढ़ा कि लाइट सबसे तेज किस में चलती है? निर्वात में, जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। इसीलिए लाइट को बोला जाता है कि लाइट जो है, प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, क्योंकि प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी माध्यम नहीं चाहिए। यही वजह है कि हमारा जो प्रकाश है वो किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का, ठीक है। अच्छा, यांत्रिक तरंगों में कौन आता है? यांत्रिक तरंगे कौन सी है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक माध्यम चाहिए? तो यांत्रिक तरंग जो है वो क्या है? ध्वनि एक, इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे वो ध्वनि ही करेंगे। तो ध्वनि जो है वो क्या है? यांत्रिक तरंगे।
यांत्रिक में भी अगर हम बोले तो ध्वनि जो है वो यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे या यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे। ये तभी पढ़ेंगे जब हम ध्वनि का जो है अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें पता है कि तरंगे दो तरह की है, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय। यांत्रिक तरंगे वो जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम चाहिए, जैसे कि ध्वनि, साउंड सबसे तेज, मान ऐसे कर रहे हैं हम, तो सबसे तेज जो है ध्वनि किस में चलती है? जब कोई माध्यम होगा। ठीक उससे उल्टी होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऐसी तरंगे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम प्रकाश को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखते हैं कि प्राथमिक रंग। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक रंग कितने हैं। तो हमारे पास जो प्राथमिक रंग हैं, प्राइमरी कलर्स हैं, वो कितने हैं? 3 हैं। एक है रेड यानी कि लाल, ग्रीन हरा और ब्लू नीला। ठीक है, तो रेड, ग्रीन और ब्लू 3 ऐसे रंग हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग। कहने का मतलब है, प्राथमिक रंग कहने का मतलब है कि ये 3 ऐसे रंग हैं जो प्राइमरी हैं। ठीक है, बाकी सब रंग जो हैं वो इनसे मिलके बने हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास दूसरे कलर हैं, येलो है, ऑरेंज है, वो सारे रंग जो हैं वो इन 3 रंगों से मिलके बने हैं, इसलिए इन 3 रंगों को क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स। बाकी सब रंग क्या हैं? सेकेंडरी, मतलब दूसरे नंबर पे जो आते हैं। तो ये बस याद रखना कि प्राथमिक रंग हमारे पास 3 हैं। ठीक है, और वो कौन से हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर आप इन तीनों प्राथमिक रंगों को आपस में मिला देंगे तो आपको क्या मिलेगा? श्वेत, यानी कि वाइट कलर। ठीक है, अगर आपने रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू किया तो आपको क्या मिलेगा? श्वेत रंग, यानी कि वाइट कलर। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ी सी प्रकाश के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि प्रकाश की स्पीड कितनी है, प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज चलता है। ठीक है, प्रकाश वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा तेज चलता है, प्रकाश की प्रकृति कैसी है। ठीक है, प्रकाश क्यों जो है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग बोला जाता है। ठीक है, और प्रकाश में जो है कितने रंग होते हैं? प्राथमिक रंग कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, अब करते हैं प्रकाश की बात। ठीक है, देखो प्रकाश कहाँ से आती है? मेन सोर्स क्या है हमारे पास? सूरज। ठीक है, सूरज है या हमारे पास बल्ब है, ट्यूबलाइट्स है, वो सब प्रकाश के स्रोत हैं। ठीक है, तो प्रकाश हमें चीज़ें दिखाई कब देती है? हमें चीज़ें दिखाई कब देती है? हमें चीज़ें तभी दिखती है जब प्रकाश हमारी आंखों के अंदर जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी भी चीज़ पे जब प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो उसमें से जो प्रकाश किसी चीज़ पे पड़ता है, कुछ प्रकाश को वो अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और कुछ प्रकाश को वो वापस फेंकती है। जो प्रकाश वो वापस फेंकती है वही प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है और हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश जो है वो सारा ही प्रकाश जो है वो अवशोषित नहीं होता, कुछ प्रकाश अवशोषित होता है और कुछ प्रकाश वापस जो है वो फेंक दिया जाता है, और जो प्रकाश वापस आता है वही जो है हमें विज़न देता है, मतलब चीज़ों को देखने की क्षमता देता है। फिर बात करते हैं ब्लू, ब्लैक और वाइट रंग की। ठीक है, हमें चीज़ें काली क्यों दिखाई देती है, हमें चीज़ सफ़ेद क्यों देती है? अब देखो, जब हमारे पास कोई काली चीज़ होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ जो है वो किसी काले रंग की चीज़ पे पड़ती है, जब कोई प्रकाश जो है वो किसी काले रंग पे पड़ता है, तो उस वक्त सारा प्रकाश जो है वो अवशोषित हो जाता है और कोई भी प्रकाश वापस जो है परावर्तन नहीं किया जाता, जिस वजह से हमें चीज़ें जो है वो काली नज़र आती हैं। ठीक है, बल्कि सफ़ेद चीज़ों के अंदर क्या होता है कि जब प्रकाश सफ़ेद चीज़ पे पड़ता है तो सफ़ेद चीज़ जो है ना, वाइट कलर जो है वो कोई भी प्रकाश का अवशोषण नहीं करता है। ठीक है, वो अपने अंदर कोई भी प्रकाश जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, कुछ भी प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित नहीं करता है और सारे प्रकाश को वापस फेंक देता है, जिसकी वजह से हमें वो रंग जो है सफ़ेद दिखता है। ठीक है,
आप लोगों ने देखा होगा कि आपको अक्सर गर्मियों में सफ़ेद रंग के कपड़े या बहुत ही लाइट रंग के कपड़ों को पहनने की सलाह दी जाती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सफ़ेद रंग पे प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश को देखो, जब भी प्रकाश होगा तो प्रकाश के साथ क्या होगी, ऊष्मा भी होगी। आपको सन से क्या मिलता है, आपको सूर्य से क्या मिलती है, प्रकाश मिलता है, लेकिन उस प्रकाश में क्या होती है, ऊष्मा भी तो होती है, हीट, गर्मी भी तो होती है, ठीक है। तो लाइट में ऊष्मा तो होगी। तो वाइट रंग पे जब ये लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, सफ़ेद रंग कुछ भी प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित नहीं करता, सारी प्रकाश को वापस परावर्तन कर देता है, जिस वजह से हमें सफ़ेद कपड़ों में कम गर्मी लगती है। और काले रंग या गहरे रंगों को पहनने की सलाह दी जाती है कब, सर्दियों में। तो सर्दियों में आपको बोला जाता है कि डार्क कलर के कपड़े पहनो, ताकि जितने ज़्यादा आप गहरे रंग के कपड़े पहनोगे आपकी जो लाइट है वो उतनी ही ज़्यादा अवशोषित होगी, ठीक है। ठीक है, ये हो गया ब्लैक और वाइट, ठीक है। ब्लैक, जब हमें पता चल गया कि हमें रंग काला क्यों दिखता है, रंग काला तब दिखता है जब सारा प्रकाश अवशोषित हो जाता है, और सफ़ेद रंग दिखता है जब कोई भी प्रकाश अवशोषित नहीं होता है। तो बाकी रंगों का क्या, रेड का, ब्लू का, ठीक है, पिंक का, ग्रीन का, ये रंग कब दिखते हैं। तो देखो, हमें पता है कि प्रकाश जो है वो कितने रंगों का समूह है, 7 रंगों का समूह है, ठीक है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रकाश 7 रंगों का समूह है, ठीक है। अब मान लीजिए प्रकाश जो है वो किसी रंगीन वस्तु पे पड़ा है, ठीक है। मान लीजिए कोई हरे रंग की कोई वस्तु है जिस पे प्रकाश जो है वो पड़ा है। अब क्या होगा कि जैसे ही वो लाइट जो है, वो प्रकाश उस हरी वस्तु पे पड़ा है, तो वो क्या करेगा, वो बाकी सारे रंगों का अवशोषण कर लेगा, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा, और सिर्फ एक रंग की लाइट को वापस फेंकेगा जो क्या होगी, हरी होगी, ठीक है। तब जाके हमें कोई चीज़ हरी दिखेगी। जब क्या होगा, जब सारी लाइट जो है वो अवशोषित हो जाएगी और सिर्फ एक रंग का प्रकाश जो है वापस परावर्तन किया जाएगा, जो क्या होगा, उस वस्तु का रंग। तो जो भी वस्तु का रंग होता है ना, एक्चुअली में वही जो रंग है, वही कलर जो है वापस परावर्तन किया जाता है और बाकी सब अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें रंग दिखते हैं, प्रकाश की वजह से हमें सब कुछ दिखता है, और जो अलग अलग रंग हैं वो भी किसकी वजह से दिखते हैं, प्रकाश की वजह से, ठीक है। तो प्रकाश जब भी किसी चीज़ पे पड़ता है, कुछ प्रकाश का वो अवशोषण करता है, ठीक है, और कुछ प्रकाश को वो परावर्तन करता है, ठीक है। तो जिस रंग का कपड़ा होगा, ठीक है, उस रंग को वो क्या करेगा, परावर्तन करेगा, और बाकी सब रंगों का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें चीज़ें दिखाई देती है जब प्रकाश किसी पे पड़े और वो उसको वापस परावर्तन करे, हमारी आँखों पे वो प्रकाश पड़े और हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अब प्रकाश जो है, ठीक है, इसके अंदर अलग अलग तरह के फिनोमिनाज, अलग अलग तरह की जो है प्रक्रियाएं होती रहती है, ठीक है। तो उनमें से ही एक प्रक्रिया परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्रकाश का जब भी परावर्तन होगा तो वो कैसे होगा। प्रकाश का परावर्तन तभी होता है जब माध्यम एक ही हो। माध्यम एक ही होना चाहिए अगर प्रकाश का परावर्तन होना है, ठीक है। अगर कोई भी लाइट जो है वो वो हवा में आई है और वापस हवा में चली जाए तो हम कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है, मतलब माध्यम एक ही होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हो तो माध्यम क्या होना चाहिए, एक, माध्यम एक होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो है प्रकाश के परावर्तन की वो क्या है कि माध्यम एक ही हो। ऐसा ना हो कि प्रकाश हवा से आए और तरल अवस्था में तरल किसी चीज़ में चला जाए, या ऐसा हो कि प्रकाश तरल चीज़ में से हवा में चला जाए, ठीक है। माध्यम नहीं बदलना चाहिए, ठीक है।
तो परावर्तन होता ही तब है जब माध्यम एक ही हो। ठीक है, हमारा जो लाइट है, प्रकाश है, वो मान लो एक माध्यम में आए और उसी माध्यम में वापस चली जाए। ठीक है, हवा में आई थी और हवा में ही वापस चली गई, तो हम क्या बोलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक आता है हमारा नियम, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्नेल्स नियम या स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि स्नेल्स लॉ किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या होगी कि परावर्तन होने के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा आता है कि एंगल आई बराबर है एंगल आर के किसका नियम है, एंगल आई एंगल आर के बराबर होना चाहिए, ये किसके लिए नियम है, तो ये प्रकाश के परावर्तन होने के लिए एक नियम है। कहने का मतलब है कि आपतन कोण बराबर होना चाहिए परावर्तन कोण के। ठीक है, तो ये कैसे होगा, मान लीजिए ये कोई चीज़ थी, ठीक है, इस पे प्रकाश पड़ा, कहीं पे कोई सोर्स है प्रकाश का, वहाँ से इस पे जो है ये पड़ा है और वापस ये कैसे जाएगा, इसी माध्यम में वापस जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक ऐसी लाइन बनाते हैं, इसे हम काल्पनिक लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल आई, जिसे हमने बोला है आपतन कोण, और ये हो गया एंगल आर, जिसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये दो कोण जो है वो बराबर होने चाहिए। अगर प्रकाश का आपतन कोण यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है, तो परावर्तन कोण भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये नियम जो है, तो ये नियम क्या है कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होना चाहिए। ये किसके लिए नियम है, प्रकाश के परावर्तन के लिए। अगर आप चाहते हैं प्रकाश का परावर्तन हो तो क्या होना चाहिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप इसे बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि माध्यम एक है। क्योंकि हमने बोला है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की क्या बदलती है, गति बदल जाती है। ठीक है, इसलिए अगर माध्यम एक ही होगा तभी तो उसकी गति एक जैसी रहेगी। जब माध्यम एक होगा तो प्रकाश की गति भी एक जैसी रहेगी, और अगर प्रकाश की गति एक जैसी रहेगी तो आपतन कोण किसके बराबर आएगा, हमेशा परावर्तन कोण के। ठीक है, तो ये एक फिनोमिना है प्रकाश का, ठीक है, परावर्तन। इसे कल और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम और फिनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे प्रकाश की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। डू लाइक द लेक्चर एंड टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।